अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हाजिर हैं अपने नए टॉपिक के साथ, सिस्टम डेवलपमेंट। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है 1.5.1 सिस्टम डेवलपमेंट, और इसे हम दूसरे अल्फाज में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, जो आगे जो तफसील के साथ आएगा। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट क्या है, और इससे पहले हम ये पढ़ेंगे सिस्टम क्या है। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम उन पर काम कर रहे हैं, और वो हमें चीज़ें और हम इंसान और चीज़ें मिलकर किसी एक काम को सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है। उसे हम एक सिस्टम कहते हैं। स्कूल एक सिस्टम का नाम है, कॉलेज एक सिस्टम का नाम है, एक फैक्ट्री पूरे सिस्टम का नाम है, एक मिल एक सिस्टम का नाम है, एक गारमेंट्स फैक्ट्री पूरी कपड़ा लेने से लेकर कपड़े बनने तक सारा एक सिस्टम का नाम है। इसी तरीके से हम जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है जिससे एक चीज़ हम स्टार्ट करते हैं और एंड तक, जिससे बहुत चीज़ें मिलकर एक पूरे काम का सर अंजाम दें, वो एक सिस्टम कहलाता है। उसके बारे में यहाँ पर राइट साइड पे डैशबोर्ड एक बना हुआ छोटा सा। व्हाट इज़ अ सिस्टम? सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए कम्बिनेशन ऑफ सम रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट, जो आपस में राब्ता करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जो एक खास काम को सर अंजाम देते हैं, तो एक सिस्टम कहलाता है। सिस्टम कंपोनेंट्स क्या है? अब हमारे काम में, क्योंकि हमने कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, तो सिस्टम डेवलपमेंट क्या चीज़ है? सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर चीज़ें क्या है? जैसे मैंने ये बताया कि इसमें कोई लोग होते हैं, कुछ मशीनरी है जो काम कर रही है, जैसा फैक्ट्री के अंदर, जैसा स्कूल के अंदर। इस तरीके से कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? हमें इसमें कुछ हार्डवेयर चाहिए, जो कंप्यूटर की तरह से आपके जिसे आप कंप्यूटर कह रहे हैं, वो हमारा एक हार्डवेयर है। फिर हमारे उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हमने डाले हुए हैं। फिर हमारे पास कुछ लोग हैं, यूज़र हैं, या जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यूज़र हैं। और फिर उसके साथ जो उसमें डाटा जो आ रहा है और जा रहा है, वो डाटा है या इंफॉर्मेशन है। और पांचवी चीज़ कम्युनिकेशन सेटअप, जो हम आपस में इसको कम्युनिकेट कैसे करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो पांच चीज़ें मिलकर एक सिस्टम, जिसे कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के करने के लिए ये पांच चीज़ें लाजमी, ये पांच हिस्से हैं एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। हमारी ये जो डिस्कशन है वो है कंप्यूटर के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सिस्टम की तरह से काम करते हैं और उनकी हम डेवलपमेंट करते हैं। मिसाल, आप वर्ड ऑफिस को यूज़ करते हैं, एक्सेल को यूज़ करते हैं, ये वो तो बना दिए गए हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पूरा सॉफ्टवेयर जो हमें बनाने के लिए क्या स्टेप दरकार होते हैं, हम इसकी बात करेंगे, जो पूरे सिस्टम कहलाते हैं। और मेन डिस्कशन हियर इज टू फोकस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना, उनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे किया जाता है। और इसको साइड पर अगर हम रखते हैं कि हम वर्ड एक्सेल की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर जो बनाना है उसकी स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। उसके अंदर क्या है? उसे कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे, और कहाँ से लेकर कहाँ तक हम काम करेंगे तो हमारा एक सिस्टम डेवलप होगा, हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। हम उसमें किस तरह से स्टार्ट करेंगे और उसे कहाँ एंड करेंगे, उसके बनाने के बाद भी हम कुछ काम करेंगे, ये हम इस पर बात करें। ये हमारा पूरा स्टेप क्या कहलाता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कुछ फेज हैं जो डायग्राम आपको नजर भी आ रहे हैं। System development life cycle was developed, which is an organized way to develop a successful system. It involves 5 phases. इसमें 5 phases हैं जो कि मैं आपको बना के डायग्राम दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। बुक में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करता हूँ और इसके फेजेस को आपको क्लियर करता हूँ। चूँकि बुक में क्लियर नहीं इसको किया गया, इसलिए उसको थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंट करूँगा। सबसे पहले हम उसको यहाँ लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन, कि हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम काम करने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। उसका एनालिसिस करते हैं।
उसका जब एनालिसिस हो जाता है फिर हम उसका क्या करते हैं, उसका हम बनाते हैं डिजाइन। फिर जो हमारे पास जो एनालाइज हुआ है उसको हम अमली शक्ल में डिजाइन की शक्ल में लेकर आते हैं, जैसे हम अल्फाज में फ्लो चार्ट भी कहते हैं और उसका सूडो कोड भी कह सकते हैं। और फिर हम उसके बाद उसकी करेंगे कोडिंग। क्या करेंगे उसकी हम कोडिंग, उसका हम कोड बनाएंगे। उसको हम किसी कोड में कन्वर्ट करेंगे और कोड को बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी कुछ जब हमारा कोड जनरेट हो जाएगा तो हम उसको टेस्ट करेंगे, हम चला के देखेंगे उसको क्या ये हमारा कोड वाकई अमली में तो एक प्रोग्राम बन चुका है, ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। और लास्ट में हम उसकी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, किसी भी जगह पे उसको चला देंगे, प्रॉपर्ली फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। इसे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम कहें जी हाँ जी अब हमारा सॉफ्टवेयर कामयाब हो गया, उसे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारी चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। फिर हम उसके अंदर मेंटेनेंस करते रहेंगे, अगर उसको अपडेट करना है, बेहतर लेके आना है तो हम मेंटेनेंस भी करेंगे उसको। तो अगला लास्ट स्टेप इसका होगा हमारा मेंटेनेंस। ये शायद आपको बोर्ड में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो लास्ट हमारा स्टेप है मेंटेनेंस, जो पे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसको हम मेंटेन करते हैं। टेस्ट हम अपने पास करेंगे, इम्प्लीमेंट हम उसे किसी जगह पे किसी न किसी एनवायरनमेंट में करेंगे। जैसे हमारा अपना स्कूल है, हमने वो लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाया है, या हमने पंचिंग मशीन बनाई है, स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड टाइमिंग, स्कूल में आ रहे हैं और जाने का टाइमिंग, या टीचर्स के आने जाने का टाइमिंग, या एम्प्लॉयज के आने का जाने का टाइमिंग, हम हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब हम उसको प्रॉब्लम को मेंटेन करेंगे, वो है मेंटेनेंस या अपग्रेडेशन या मेंटेनेंस। तो ये पूरे सिस्टम लाइफ साइकिल के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक सिस्टम को बनाने के लिए ये हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि काम कैसे करना है, उसके बारे में उसको एनालिसिस करते हैं कि हम उसको किस तरह से उसको करेंगे, कितने स्टेप्स उसके अंदर होंगे, फिर उसका डिज़ाइन बनाते हैं कि हमने काम करना कैसे है, फिर उसकी कोडिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, फिर उसका टेस्ट करते हैं, बार बार चेक करके टेस्टिंग करते हैं, जब तक एरर्स उसमें आते रहते हैं, टेस्ट करते रहते। जब टेस्ट सारे टेस्ट करने एरर्स खत्म हो जाते हैं फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हम फिर उसके बाद जाके उसको मेंटेन भी करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउस सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कंपनियां, जब सॉफ्टवेयर हाउस कंपनीज को सॉफ्टवेयर दे देती हैं उसके बाद उसकी अपग्रेडेशन भी चलती रहती है। तो ये है मेंटेन। तो ये सारा का सारा टॉपिक था हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके साथ हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है 1.5.2, इसी के साथ लिंक हुआ है। इसी के सारे स्टेप्स को मैं दोबारा वहाँ से, ये तो मैंने डायग्राम बनाई, अब मैं इसकी बकायदा रीडिंग करूँगा और आपको पढ़ के दिखाऊंगा उसके अंदर है क्या, कि ये काम कैसे कर रहे हैं, ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, उसके अंदर जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक इसको मैं आपको बताऊंगा। 1.5.2 जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी को ऐड कर लेते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हमारा प्रॉपर्ली टॉपिक स्टार्ट हो गया है, अब उसको पढ़ लेते हैं। स्टेप आपने देख लिए, स्टेप आपने सारे के सारे देख लिए। Preliminary investigation to objective. The objective of preliminary investigation is to conduct an initial analysis and finding of the system as discussed below. उसमें क्या चीज़ आएगी जी, सबसे पहले काम में क्या आएगा कि अपने सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन, हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास हमें मसला था तो हम ये सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। हम टीचर्स स्कूल में आते हैं, एम्प्लॉय स्कूल में आते हैं, हमें देखना है कि कौन कितने टाइम पर आ रहा है, कौन कितने टाइम पर जा रहा है। तो हमने उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे आमतौर पर थम एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा पंचिंग मशीन भी इसको कहते हैं। तो टू सिस्टम इज टू बी आइडेंटिफाइड एट द स्टेज कि प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम क्यों, ये प्रोग्राम क्यों बनाना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एज एवरीथिंग डन इन फ्यूचर विल और डिपेंड ऑन द बेस ऑफ द डेफिनेशन कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों किया भाई, हमने प्रोग्राम क्यों बनाया, हमने कंपनी का सॉफ्टवेयर क्यों बनाया, पहले ये बात। उसका सिस्टम का स्कोप क्या है उसके अंदर। द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज एस्टैब्लिश एट द स्टेज, समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी to curtail the objects to certain limits due to the financial, political or time constraints. हमें किसी भी वजह से कुछ काम करना है, उसमें वजह है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे पॉलिटिकल है, ये टाइम का मामला है। हमें इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया, हमें सिस्टम का स्कोप क्या है, हम देखते हैं कि आगे जाकर इसका हमें फ़ायदा होगा, हम आगे से बहुत सारे फ़ायदे उठाने वाले हैं, तो हम इसको सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो उसका स्कोप देखा जाता है सिस्टम का। अल्टरनेट सोल्यूशन, कि अगर हम ये नहीं बना पाते तो क्या
या हम बना पाते हैं तो फिर इसके अल्टरनेट सोल्यूशन भी होना चाहिए। यानी एक चीज़ पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, हम साथ सिस्टम जो बना रहे हैं उसका अल्टरनेट भी देंगे। देयर मे बी ए अल्टरनेट सोल्यूशन टू डेवलप द सिस्टम, उस बनाने के लिए और लोग भी हमें भैया आप सॉफ्टवेयर में क्यों बना रहे हैं, आप मैनुअल कर लें, आप कागज़ में सारा काम कर लें, आप सॉफ्टवेयर इसका क्यों बनवा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई ऑल दोज एंड चूज द बेस्ट वन। अब हम बहुत सारे सोल्यूशन सामने रखेंगे और फिर उसमें से एक बेहतर सोल्यूशन को चूज कर लें। द बेस्ट स्ट्रेटजी इन दिस रिगार्ड वुड बी इंटरव्यू द कंसर्न पीपल इनसाइड द, तो उसके लिए हम इंटरव्यूज करेंगे लोगों के, क्लाइंट्स के, कस्टमर के, सप्लायर के, कंसल्टेंट्स के। वी कैन आल्सो वॉच व्हाट द कंपीटिटर्स आर डूइंग फॉर द सेम टाइप। अब हम ये देखेंगे, हमारी कंपनी है, हम ये सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं कि और लोगों ने इसके लिए क्या किया हुआ है, क्या उन्होंने भी सॉफ्टवेयर बनाए हुए, तो ठीक है हम देखें यार और लोग भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मिसाल हम देखते हैं कि हम किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो जब हमें डॉक्टर चेक करता है तो फिर हमारी फाइल बना देता है, हमारा कोई नाम लिखता है, कंप्यूटर के अंदर डिटेल बनाता है और हमें कहता है जी आप आगे चले जाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और फिर आगे चले जाएं अपना शुगर चेक कराएं। तो 3-4 जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा नाम पहले से वहाँ मौजूद होता है और उनकी डिटेल हमारे पहले जा चुकी होती है, तो जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है उनके पास पहले से मौजूद होता है। इससे उनका काम तेज होता है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इससे आप अगर पासपोर्ट ऑफिस में जाएं तो 5 स्टेप्स के लिए आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन जा रहा होता है। जब नादरा के ऑफिस जाते हैं तब भी वैसे ही होता है, एक स्टेप, फिर पिक्चर, पहला बेसिक रिकॉर्ड, फिर पिक्चर, फिर आपकी फाइनल रिकॉर्डिंग और फिर उसके बाद आपकी जो है आपका रिकॉर्ड आपकी प्रिंट करके आपको स्लिप दे दी जाती है। तो ये चारों काम ऑनलाइन हो रहे होते हैं और आपका काम, तो इस सिस्टम एक बनाया गया है जो कि इंप्लीमेंट इसलिए किया गया है ताकि हमारे काम को स्पीडी हो और बेहतरी हो। तो हम कंपटीटर देखते हैं कि हमारे मुकाबले दूसरी जो कंपनी क्या वो भी इस सॉफ्टवेयर को बनाया, उससे ऐसा मिलता जुलता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई वाकई ये काम तो हो रहा है और बेहतर हो रहा है, उसमें बहुत स्पीडी काम हो रहा है और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम इसका क्या करते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन भी इसका देखते हैं। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट्स, और ये हो गया वॉच, हम ये देखते हैं वी कैन आल्सो वॉच व्हाट द कंपटीटर्स आर डूइंग फॉर द सेम टाइप ऑफ द सोल्यूशन, सेम ऑफ द सिस्टम। फिर हम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि क्या हमें वाकई हमारे पास इतना बजट है, हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिजिबिलिटी स्टडी इसकी की जाती है, वी हैव टू सी द फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एंड टाइम फ्रेम देते हैं, हम कितने वक्त में पूरा करेंगे, पैसा हमारे पास है कि नहीं है, क्या कोई पॉलिटिकल हालात तो नहीं ख़राब हो सकते, हम ये काम करें और बाद में हमारा काम इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। तो ये सारी बातें हमें देखनी है, इसकी फिजिबिलिटी बनानी है। फ्रेम viabilities to go ahead for the system. There may be some social and technical constraint to consider also. कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आगे जाके हमारा काम रुक जाए, तो इस चीज़ से हमने फिजिबिलिटी बनाते हैं पहले ख्याल करना है कि हमारा काम मुकम्मल हो और कैसे मुकम्मल हो, टाइम फ्रेम में मुकम्मल हो। तो पहला था जी हमारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का, मैंने आपको पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे। मैं बोर्ड पे पॉइंट लिख देता हूँ, मैं डिस्कस साथ करता जाऊँगा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे बड़ा, इसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स आए हैं वो हम देखेंगे। उसमें आया हमारा पहला आया है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करना, प्रॉब्लम को समझना कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम काम क्यों करना चाहते हैं, और उसके अंदर हमारा दूसरा पॉइंट था सिस्टम स्कोप क्या है, इसके अंदर हमें आगे जाकर किसका फायदा कितना होगा, और तीसरा पॉइंट था इसका जी अल्टरनेट सोल्यूशन भी साथ रखना है, हमें इसके अलावा अल्टरनेट भी देखना है इसका कि कौन कौन से मुतबादिल रास्ते इस काम करने के हो सकते हैं, वो भी हमने देख लिए। अब हम अगली बात कर रहे थे जी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडी इसकी। स्टडी जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, तो ये 4 चीज़ें हमने देखनी है इसके अंदर। जब 4 चीज़ें हो जाएंगी हमारी तो फिर हमारा प्रिलिमिनरी प्लान बनेगा। अगली चीज़ है हमारी, लास्ट चीज़ है हमारी प्रिलिमिनरी प्लान। प्रिलिमिनरी प्लान, तो ये हो गया जी हमारा प्रिलिमिनरी प्लान। उसमें क्या है जी, वी नीड टू wind up all the findings and submit as a written document for approval।
अब हम इसको कहते हैं जी हमने ये स्टडी की है, हमने फिजिक्स बनाई है और ये हमारे लिए ज़रूरी है, हम उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि हायर मैनेजमेंट तो वो पेश करते हैं कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें ये काम करना है, हमें सिस्टम बनाना है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। जब इसको हम सबमिट करवाएंगे, द रीडर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स नोन एज फिजिक्स रिपोर्ट आर टॉप मैनेजर्स, हम टॉप मैनेजर्स को दे देंगे, who will then decide about the future actions to be taken, कि हाँ जी हमें काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। They might would like to make few amendments, okay, नहीं इसमें ये तब्दीली करें, ये बेहतर नहीं है, इसको और अच्छा कर लें, ठीक है, in the project or shelve it depending on the whole preliminary investigation। डिपेंड करता है, जब हम एक्सप्लेन करेंगे सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन, सारी अपनी फिजिकल स्टडी, सारा अपना प्लान, तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने में या तो हमें मान लेंगे या उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे या उससे कहेंगे जी हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। तो ये स्टेप होंगे सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के। अब आगे आ रहा सिस्टम, जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो मैंने डायग्राम के अंदर समझाया, वो था हमारा सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस हम करने लगे कि ये एक काम तो हो गया, हमने रिपोर्ट तैयार कर ली, हमने फिजिकल में बना ली, अब चीज़ हमारी हायर मैनेजर के पास चली गई है। अब अगर हमारी ये एक्सेप्ट हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा? हम अगला स्टेप क्या करेंगे? सिस्टम एनालिसिस करेंगे, सिस्टम एनालिसिस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे जी? हम देखेंगे नीड्स एनालिसिस, कि भाई हमें दिस एक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, कि हाँ क्या वाकई हमें इसकी जरूरत है। क्या करें इसको हम? नीड्स एनालिसिस। दिस एक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। Here the analysis would sum up the requirement of the system from the user and the managers। अब जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस जिन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी हम डिटेल लेंगे, यूज़र से भी लेंगे और मैनेजर से भी लेंगे कि भाई हमें काम क्या करना है, आपने हमसे क्या काम करवाना है। आपकी परेशानी जो हमें पता थी हम डिस्कस हो गई, अब आपकी रिक्वायरमेंट हमें बताइए ताकि हम उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाएं। मिसाल एक दे देता हूँ मैं आपको कि भाई हम उनकी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो वो हमें कहते हैं जी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जब वो आए कंप्यूटर पर बैठे तो कंप्यूटर जब उनकी एज को लिखा जाए, जब आईडी कार्ड में एज दिए तो वो कहे जी दे आर नॉट एलिजिबल, लेस देन 18 दे आर नॉट एलिजिबल और मोर देन 18 दे आर एलिजिबल। तो इतनी ये एक रिक्वायरमेंट है कि ये हमें ऐसा चाहिए। तो एनालिसिस ये किया जाएगा कि भाई इन जो सॉफ्टवेयर हमसे बना रहे हैं, जो सिस्टम से बनवा रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनकी रिक्वायरमेंट यह है कि भाई हमें 18 से नीचे वाले जो भी कंप्यूटर में बैठे हैं उनको रिक्वेस्ट उनकी रिजेक्ट कर दी जाए। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा एनालिसिस है। द डेवलप सिस्टम शुड सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज। जब वो काम किया जाए तो वो पूरी हम टेस्ट कर रहे हो तो उसके मुताबिक एज की लिमिट के मुताबिक टेस्ट किया जाए। अब अगला काम, अब हमने क्या करना है, हम उसका डाटा इकट्ठा करेंगे। अगला स्टेप है हमारा जी डाटा गैदरिंग। जो काम हमें चाहिए उसके लिए हमें कुछ डाटा भी चाहिए। जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिन ऑफिस का हम काम कर रहे हैं, उसका हमें क्या चाहिए? डाटा चाहिए। तो इसका हम डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा गैदरिंग। फॉर दिस एक्टिविटी द सिस्टम एनालिस्ट यूज डिफरेंट टूल्स। अब जो बंदा इस काम को करता है क्या कहलाता है? सिस्टम एनालिस्ट। एक तो सिस्टम का एनालाइज करना और करने वाला जो बंदा जो काम कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो एनालिस्ट कहलाता है। सिस्टम एनालिस्ट यूजेस डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे आर डिस्कस। अब वो कौन कौन से मेथड यूज करता है? जो कि रिक्वायरमेंट पूरी इकट्ठी कर रहा है सिस्टम एनालिस्ट, वो कौन कौन से स्टेप्स करता है? डेटा गैदरिंग के अंदर वो पहला काम क्या करता है? रिटन डॉक्यूमेंट। हर चीज को रिटन फॉर्म में लेता है। सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो हर चीज को क्या करता है? वो रिटर्न फॉर्म में लेता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, हर काम का वो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाता है, हर चीज का उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएगा। इन केस वी वांट टू कंप्यूटराइज द एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम, कि जी पहले जो था वो सारा हाथों से लिखा हुआ रिकॉर्ड बना के रखा हुआ था। आप जब देखा होगा शॉपकीपर क्या करते थे, पहले जो भी सेल हो जाती फौरन हाथ से ले ले, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, जो भी चीज़ सेल हो रही है वो लिखते जाते थे। ये एक मैनुअल काम है। फिर जो खर्चे होते थे वो भी लिखते जाते थे। एक तो लिख लिए सारे के सारे हमने जो इनकम आ रही है, एक तो खर्चे लिख लिए, और जब शाम हुई तो टोटल खर्चों का टोटल किया, इनकम का टोटल किया, इनकम में से खर्चों को निकाल दिया कि आज का हमारा खाता क्लियर हो गया। लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसके अंदर ये भी लिया जा रहा है कि स्टॉक जो आया है वो कितना आया है, उसमें से कितना सेल हुआ है, कितना बचा है। जो सेल हुआ, आज का जो सेल हुआ, आज के सेल में प्रॉफिट और प्रॉफिट की कॉस्ट भी निकाल के सिर्फ प्रॉफिट भी शो करें।
तो ये कहलाता पूरा काम है। तो इसलिए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखना, इन केस वी वांट टू कंप्यूटराइज द एग्जिस्टिंग मैनुअल, जो लिखा हुआ हाथ का काम था उसको कंप्यूटराइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एग्जिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को, मच ऑफ द हैंडफुल इंफॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल यूजिंग दीज डॉक्यूमेंट। अब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो मैनुअल रिकॉर्ड से लेनी है, जो मैनुअल रिकॉर्ड पहले से बन चुका है उसके ऊपर से हम रिकॉर्ड लेकर अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे। जो हम एनालिसिस जो है वो एनालाइज करते हुए ये सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेगा। दे आर द रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, मेमोज, बिजनेस प्लान्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनी अदर। ये सब डॉक्यूमेंट जिसको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कन्वर्ट कर रही है कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए। अब अगला काम है कि जो स्टाफ जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे सिस्टम बनाया जा रहा है, उसके इंटरव्यूज करने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगला काम है इंटरव्यूज। ये सारे के सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं, डाटा गैदरिंग के अंदर हो रहे हैं। अब इंटरव्यूज किए जाएंगे, इंटरव्यूइंग द मैनेजर्स, यूजर्स, क्लाइंट्स, सप्लायर एंड कंपटीटर्स के भी इंटरव्यू किए जाएंगे। भी उन्होंने काम कैसा किया, उन्होंने जो काम उसमें उन्होंने क्या मसाइल आए, ताकि हमें वो मसाइल ना आए। विल हेल्प द एनालिस्ट डिजाइनर्स टू गेन मोर नॉलेज अबाउट द सिस्टम। द एम्फेसिस इज ऑन द फैक्ट, असल तवज्जो हमारी क्या है, इस हकीकत को जानने के लिए दैट के क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम देम शुड बी प्रिसाइज एंड, इसलिए हम जो उनसे क्वेश्चन करेंगे बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। हमें ये जो चीज़ें उनकी चाहिए उनसे हम क्वेश्चन करें, ताकि हम वो चीज़ें हम अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकें। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही प्रिसाइज होंगे, मुख्तसर होंगे, ताकि हमारा काम, हम जो असल काम करना चाह रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम हमें आगे चल के ना है, वो हमने बेहतर से बेहतर करने के लिए हम उसे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके लिए हमें मैनेजर्स के सब लोग इंटरव्यूज करने। आगे हमें क्वेश्चनर बनाएंगे, सवालनामा बनाएंगे, क्वेश्चनर्स। तीसरी चीज़ आ जाती है डाटा गैदरिंग के अंदर, हम क्या बनाएंगे, एक क्वेश्चनर्स बनाएंगे। क्वेश्चनर आपने देखा होगा, लोग आपको सवाल करते हैं जी, आपने फ़ोन जब आप कोई भी आप सर्विस लेते हैं तो आगे से एक टेप चलती है कि जो आपने कस्टमर सर्विस ने आपसे बात की कैसा था, आपको वेरी गुड लगा या नॉर्मल लगा। या आप जब ये उबर या क्रीम को यूज़ करते हैं, गाड़ी जाते हैं और वापस आते हैं, तो आपसे पूछा जाता है जी आपको इसकी सर्विस कैसे लगी, तो आप कहते हैं एक्सीलेंट। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चनर है। तो क्वेश्चनर बनाएंगे हम, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटरव्यू मैनी पीपल, सो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के, पेपर बना के क्वेश्चन लिख के हम लोगों को तकसीम करते हैं, प्लीज़ इसको फिल कर दें। वो क्वेश्चन को पढ़ के उसमें हाँ यस नो टिक करते हैं, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि लोगों की राय क्या है, इस काम को करने के लिए क्या तरीका कार। ये हम तो एक बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे बहुत बड़ा सेटअप है, उसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सारा काम चल रहा है, तो उसको बनाने के लिए हमें इतना क्वेश्चनर बनाना पड़ता है। It may be difficult to interview many people, so it is better to design some questionnaires to collect the information from the many people, so as we like. हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो हम लोगों से उनको फॉर्म तस्लीम कर देते हैं और वो उस पर फिल कर देते हैं, हमें उससे आइडिया हो जाता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। दिस वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव, महंगा भी नहीं है, मेथड है टू कलेक्ट हैंडफुल ऑफ डाटा, बट समटाइम द रिस्पॉन्स मे बी एम्बिगुअस एंड इनसफिशिएंट। समटाइम लोग उसको पसंद नहीं करते और फीलिंग सही नहीं करते, बस टिक कर देते हैं, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन पूरी सही नहीं मिल पाती। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। क्वेश्चन से हमें फ़ायदा हो जाता है कि लोग अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करने में उन्हें हेल्प आउट हो जाती है। तो दिस इज हमारी क्वेश्चनर। जी अगली चीज़ है जी हमारी ऑब्जर्वेशंस। अब हम खुद नोट करेंगे कि हो क्या, हमें रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है क्या, हम खुद भी देखने से हमें अंदाजा हो जाएगा कि काम हमने यहाँ कैसे काम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे डेवलप करना है। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। द एनालिस्ट और हिज टीम में गो एंड वॉच द वर्किंग, फैक्ट्री की वर्किंग, मिल की वर्किंग, खुद नोट करेंगे काम कैसे हो रहा है। बिहेवियर एंड सिमिलर थिंग्स टू नो मोर अबाउट द सिमिलर सिस्टम अराउंड। इस तरह के और सिस्टम को समझने के लिए और सिस्टम के पास भी जाएंगे, कंप्यूटर्स के पास भी जाएंगे और इनकी वर्किंग भी देखेंगे। एंड सिमिलर थिंग्स टू नो मोर अबाउट सिमिलर सिस्टम अराउंड, ही मे बी पार्टिसिपेंट और नॉट, वो उस पर शामिल भी हो सकते हैं, बगैर शामिल हुए बाहर से दूर से भी देख के नोट कर सकते हैं। ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द परमिशन कि हमें फैक्ट्री में कितनी परमिशन मिलती है, क्योंकि हम तो सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, हम तो बाहर से आए हुए हैं, हम बना रहे हैं सिस्टम उनका, तो हमें परमिशन मिलती है तो हम उनके मुताबिक उनके अंदर जाकर अपना काम देख सकते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ें इनसे करवानी है, इनको हमने ये चीज़ें हल करके देनी है, तो हमें देखना पड़ेगा ये काम कैसे कर रहे हैं। तो अगला स्टेप था हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी हो गई और आगे चलते हम देखते हैं जी सैम्पलिंग। फिर हम उनके सैंपल लेंगे कि उनका काम के सैंपल बनाएंगे।
हम उसे सैंपल लेंगे। इफ़ देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और इवेंट्स इन्वॉल्व इन द, तो हम इट वुड बी बेटर टू वर्क ऑन ए पोर्शन टू ऑल ऑफ देम टू सेव टाइम। हम क्या करेंगे, सॉरी सिंपल नहीं, सैम्पलिंग। हम ये क्या लफ्ज़ था यहाँ, सैम्पलिंग। हम उनके सैंपल लेंगे कि हम देखेंगे कि उनके काम का जो काम हो रहा है उससे बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम उनके एक सैंपल ले लेंगे काम का कि यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, उसकी हम सैम्पलिंग कर लेंगे। तो ये था जी हमारा टॉपिक जो चला था सिस्टम एनालिसिस के अंदर डाटा गैदरिंग का। ये हमारी हो रही है डाटा गैदरिंग। अब डाटा गैदरिंग के बाद जो अगला हमारा स्टेप आ रहा है, अब हम डाटा एनालिसिस करेंगे उसका। डाटा गैदरिंग हो चुकी है, अब हम आगे चल रहे हैं, इसको अब थॉरोली पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समझने वाला है पूरे। जब आप स्टार्ट से एंड तक इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको टॉपिक समझ आएगा। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टॉपिक आ सकता है, इसके अंदर से एक पार्ट लेकर भी आपको दे सकते हैं। अब हम करने लगे हैं जी डाटा एनालिसिस। डाटा का एनालाइज कैसे होगा, ये हमारा टॉपिक चलेगा और मुकम्मल होगा। डाटा एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस की रिपोर्ट बनेगी, फिर उसका डिज़ाइन बनेगा और फिर उसका जो है हम डिज़ाइन, अब मैंने आपको याद हो, जब मैंने स्टेप बना के दिए थे उसके पिछली बुक पेज नंबर 18 में जो स्टेप्स है उसको आपने याद रखना है। अब हम पहुँचे हैं डाटा एनालिसिस यानी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। हमारा असल में पहुँचे कहाँ पर, एनालिसिस के ऊपर पहुँचे हैं। अभी हमारा पॉइंट नंबर 2 चल रहा है। उसको करने के बाद हम पहुँचेंगे डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद ये अगला स्टेप हमारा डिज़ाइन आ रहा है। डिज़ाइन के बाद हमारा अगला स्टेप कोडिंग है, जो पेज नंबर 21 पे है। कोडिंग के बाद हमारा स्टेप है टेस्टिंग का, जो कि हमें साथ ही मिल जाएगा पेज 21 के सेकंड पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। फिर अगला स्टेप हमारा होगा इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि थर्ड पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ। और फिर लास्ट हमारा होगा मेंटेनेंस का, जो कि हम आखिर में हम इसको मेंटेन करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मेंटेनेंस। तो हमारा टॉपिक आज का चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा जी। तो जो आगे है डाटा एनालिसिस, सैम्पलिंग के बाद डाटा एनालिसिस के ऊपर आते हैं। एज वी लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज, सो इट्स जनरली बिलीव इन आवर टुडेज कंप्यूटिंग सिनेरियो कि जितना आजकल हम कोई भी काम जो कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर है। तो जितना इन्फॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट होगी, सही होगी, उतना हमारा अगला काम बेहतर होगा। तो इस काम में जब हम डाटा गैदरिंग के बाद डाटा एनालिसिस करने वाला बंदा क्या करता है, डाटा को एक्यूरेट फॉर्म में लेके आता है, यानी सही डाटा को प्रोवाइड करता है। सो क्या जी, देयरफॉर डाटा मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रेडली अवेलेबल, यानी आसानी के साथ अवेलेबल हो इन द सिस्टम वी डिज़ाइन, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो टू कीप इट इन प्रॉपर शेप वी हैव मैनी टूल्स अवेलेबल। इसके लिए हमें बहुत से टूल जो हमें इसमें हेल्प करते हैं इस डाटा की एनालिसिस के अंदर। वो कौन कौन से हैं, डाटा फ्लो डिज़ाइन डायग्राम है, सिस्टम फ्लो चार्ट्स हैं। ये तो आपको पता भी है कि हम जो स्टूडेंट्स ग्रेड 10 में या 9 में कंप्यूटर साइंस पढ़ कर आए हैं वो ये इसको जानते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, कि हमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है और डाटा फ्लो डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, जिस डायग्राम को फ्लो बताने के लिए हमने काम कैसे करना है। तो सिस्टम एनालिसिस का एक काम है कि एक्यूरेट डाटा लेगा, उसका डिज़ाइन बनाएगा और आगे प्रोवाइड करेगा। अब ये सिस्टम एनालिसिस का काम स्टार्ट हुआ है। तो उसने डाटा लिया और उसको डाटा फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट के ज़रिए से या ग्रिड चार्ट्स के ज़रिए से और डिस्ट्रिक्ट टेबल के ज़रिए से, इन सब कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकता है अपने डिज़ाइन को बनाने के। उससे चलना कैसे आगे, और चूँकि इसने हायर मैनेजमेंट को बताना है कि भाई मैंने इस तरह का ये डिज़ाइन बनाया है। अब हम आगे इसको जब अगला स्टेप होगा तो डायग्राम से बात समझ आएगी, फिर हम अगले स्टेप के ऊपर आएंगे। तो ये बनाने के बाद इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप के हम ये क्या चीज़ें हैं, डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, ये अब हम बात, लेकिन आपको ये सर पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर इसको बनाते हैं या पर चार्ट के अंदर, या कह लें कि आप फ्लो DFD जैसे डाटा फ्लो डायग्राम के ज़रिए से या फ्लो चार्ट के ज़रिए हम एनालाइज कर लेते हैं डाटा को। हमने इसको बनाना कैसे है, उसकी मूवमेंट कैसे है। अच्छा जी, अब इसके बाद जब उसने डायग्राम बना ली तो एनालिस्ट जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो हायर मैनेजमेंट को उसने दिखानी है कि भाई हमने ये काम, हम ये नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या करता है, मैं इसको लिख भी देता हूँ साथ साथ आपको। अब हम चले गए थे डाटा एनालिस्ट के ऊपर, डाटा एनालिस्ट, डाटा का एनालिसिस हो रहा है हमारा जी। डाटा एनालिसिस के ऊपर आ गए हम, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर अगला स्टेप आ रहा है एनालिसिस की, जो हमने बनाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, जो उसकी डायग्राम बनाई है, जो शो किया कि वर्किंग स्टार्ट से एंड तक कैसे होगी, ये सारा बताया। डाटा फ्लो डायग्राम हो या फ्लो चार्ट हो, ये हमें ये बताता है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे, और कितनी दफ़ा इसको स्टॉप करेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या इसमें एरर, सारी बातें फ्लो डायग्राम के अंदर आती हैं।
अब ये हो गया, अब हम इसका बनाने लगे अगला स्टेप, इसकी हम रिपोर्ट बना रहे हैं, एनालिसिस की हम बना रहे हैं रिपोर्ट जो हमने हायर मैनेजमेंट को दिखानी है जी। ऐसे रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, वंस द एनालिसिस वर्क इज ओवर वी नीड टू डॉक्यूमेंट इट, उसको हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको लेकर आना है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म यानी कि ताकि हमारे जो हायर मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर का जो हमारा सिस्टम बना रहे हैं उसको दिखाना है ताकि पढ़ सकें और समझ सकें। टू द हायर मैनेजमेंट फॉर देयर रिव्यू एंड अप्रूवल, उन्होंने एक्सेप्ट करना है, देखना है, उसको फिर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस के बाद तो आगे नहीं चलेगी, सही है। सो दिस रिपोर्ट शुड हैव 3 पार्ट्स, इसमें 3 बातों का ख्याल रखा जाएगा। इट शुड एक्सप्लेन कि करंट सिस्टम कैसा चल रहा था, पहला सिस्टम कैसे था, मैनुअली काम हो रहा था या कंप्यूटर का सिस्टम बना हुआ था लेकिन पुराना था, तो उसके बारे में बताएंगे। फिर हम अगला अपने बारे में बताएंगे। सेकेंड, इट शुड द करंट सिस्टम, सेकेंड इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन द के प्रॉब्लम सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, हम क्यों चेंज कर रहे हैं वो भी बताएंगे। और फाइनली तीसरी बात हम ये डिस्क्राइब करेंगे द रिक्वायरमेंट, अब नए सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है हमारे सिस्टम के अंदर। ये जो कंपनी है, जो मिल है या कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जो भी यानी काम करने वाले इदारा है, उसके अंदर हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिस्टम, तो क्यों कर रहे हैं, और फिर उसकी नए की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमें नए के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, ये रिक्वायरमेंट्स होगी फॉर द न्यू सिस्टम एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर, कि भाई ये करने से ये फ़ायदा होगा और हमें इस तरह से काम करना है, इसकी रिक्वायरमेंट भी बतानी है, रिकमेंडेशन भी बतानी है और इसमें फ़ायदे भी बताएं। ये 3 स्टेप्स होंगे। ये रिपोर्ट के अंदर, एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर जो एनालिस्ट है वो रिपोर्ट बना के पेश कर देगा। अब बात आगे चलेगी। अब आगे जी इसका डिज़ाइन, अगला काम है इसका डिज़ाइन बनाना। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास डिज़ाइन। ये सिस्टम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिज़ाइन के बाद बात समझ आती है कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। डिज़ाइन बनेगा तो अगला स्टेप शुरू होगा। और डिज़ाइन के अंदर भी बहुत अहम बातें हैं, जो 2 बातें आगे आएंगी, एक तो लॉजिकल डिज़ाइन बनेगा, इससे फिजिकल डिज़ाइन बनेगा। डिज़ाइन के अंदर एक आएगा लॉजिकल डिज़ाइन और एक आएगा फिजिकल डिज़ाइन। पहले हम देखेंगे लॉजिकल डिज़ाइन को, लॉजिकल डिज़ाइन, और दूसरा इसका बनेगा फिजिकल डिज़ाइन। जी अब हम बात करते हैं लॉजिकल डिज़ाइन की। जी पहले बात डिज़ाइन की करेंगे, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह पढ़ते हैं। इस फेज़ में जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर द एनालिस्ट वर्क ऑन द प्रिलिमिनरी लॉजिकल डिज़ाइन। सबसे पहले वो लॉजिकल डिज़ाइन के ऊपर बात करेगा, काम करता है उसके ऊपर, उसकी डिटेल के बाद फिर फिजिकल डिज़ाइन पे चला जाएगा और फिर उसकी वो डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगा। ये 2 स्टेप्स डिज़ाइन के अंदर है। अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल डिज़ाइन की। लॉजिकल डिज़ाइन में क्या है, इट डिस्क्राइब द जनरल फंक्शन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोग्राम प्रपोज सिस्टम की, उसकी जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज के क्या कुछ काम कर सकता है हमारा सॉफ्टवेयर, जनरल क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। इट रिव्यूज द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये सारा उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पढ़ेगा, यानी बताएगा कि ये सिस्टम में हमें ये चीज़ चाहिए, और कंसीडर करेगा मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स को कि हमने किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर केस टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर वो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करेंगे, वो सॉफ्टवेयर भी हमने इस्तेमाल करने हैं। यानी सॉफ्टवेयर के बाद आप कह लें कि एक सिस्टम को चलाने के लिए जब उसका डिज़ाइन बन जाता है तो डिज़ाइन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है या जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर एक बड़ा अहम सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ सुनते रहते हैं, MS प्रोजेक्ट। ये ऑफिस का ही, MS ऑफिस जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट उसका ही हिस्सा है, यानी उसी की कंपनी ने बनाया लेकिन अलग से है, जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर वर्ड तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेल अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेस डाटाबेस के, लेकिन ये MS प्रोजेक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम स्टडी करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, या गैंट चार्ट यूज़ करेंगे या पर्ट चार्ट यूज़, कोई भी हम चीज़ यूज़ करेंगे अपना डिज़ाइन बनाने के लिए। ये लॉजिकल डिज़ाइन के इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे एरर्स को बताएंगे, लॉजिकल एरर्स को बताएंगे। तो इससे यू विल लर्न अबाउट द, ये टूल हमें सॉफ्टवेयर का पढ़ना, इसका हमें पता है, यानी ये सॉफ्टवेयर की डिटेल MS में क्या होता है इसकी डिटेल बाद में, लेकिन ये इस्तेमाल होता है यहाँ पर। अब हम आगे चल रहे हैं
फिजिकल डिज़ाइन, ये तो हो गया जी लॉजिकल डिज़ाइन, जो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो लॉजिकल डिज़ाइन। उसमें मैं एक मिसाल लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। MS प्रोजेक्ट ये हम यूज़ होता है, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन हमें MS प्रोजेक्ट का जहन में रहता है। आगे चलिए फिजिकल डिज़ाइन कैसे बनाया जाएगा। अब फिजिकल डिज़ाइन वही है, आप इसको समझते हैं कि हमारी फिजिकली जो ये सॉफ्टवेयर इस पर चलना है, जो हार्डवेयर पे चलना है, उसके लिए उसको कहते हैं फिजिकल डिज़ाइन। कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इनपुट डिवाइस कौन से चाहिए, आउटपुट डिवाइस कौन से चाहिए, मोनिटर्स वगैरह क्या चाहिए, सिस्टम यूनिट क्या चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ये फिजिकल डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। मैं पढ़ देता हूँ। इट डिस्क्राइब हाउ ए प्रपोज सिस्टम विल डिलीवर द जनरल कैपेबिलिटीज, यानी काम कैसे करके दिखाएगा। डिस्क्राइब इन द लॉजिकल डिज़ाइन में जो किया इसको हमने, इट विल एड्रेस द फॉलोइंग पॉइंट्स। आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी फिजिकल डिज़ाइन के अंदर, इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितना, हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग सिस्टम उसका प्रोसेसर कितना बड़ा होना चाहिए, एंड सिस्टम कंट्रोल और उसकी बैकअप रिकवरी वगैरह, अगर खराबी आ जाए तो उसको बैकअप भी लेना हो हमने साथ, तो उसके लिए सारे डिवाइसेस सारा हार्डवेयर हमें अरेंज करना है। ये फिजिकल डिज़ाइन बनेगा, ये इसका फिजिकल है। भाई हमें सिस्टम बड़ा सिस्टम है तो उसके लिए हमें एक मेन सर्वर रखना पड़ेगा, फिर पोस्ट कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, तो सारा को चलना है उसने। पूरी कंपनी में 100 यूज़र है, 100 कम एम्प्लॉई है, उसके ऊपर ये सारा सॉफ्टवेयर चलना है, तो सारी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। 100 कंप्यूटर अरेंज करने पड़ेंगे, सर्वर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैबिनेट लेनी पड़ेगी, इसमें हमें वो जो नेटवर्क डिवाइस रखने पड़ेंगे, तो पूरा एक हमें काम पूरे हार्डवेयर को अरेंज करना है। तो ये सारा फिजिकल डिज़ाइन के अंदर आता है। अब जनाब ये भी हमने कर लिया, अब हम इसके रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने ये चीज़ें अरेंज कर ली हैं। अब इसकी रिपोर्ट ए डिटेल रिपोर्ट ऑन लॉजिकल के ऊपर डिज़ाइन की और फिजिकल डिज़ाइन की पूरी रिपोर्ट बनाएंगे हम। हमें सबमिट करनी है हायर मैनेजमेंट को, उसी तरह जैसे पहले हमने डाटा एनालिस्ट ने अब रिपोर्ट सबमिट की थी। अब इन लोगों ने, डिज़ाइन बनाने वालों ने, डिज़ाइन की लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन की दोनों की रिपोर्ट सबमिट की हायर मैनेजमेंट को। ठीक है जी, और उनको प्रेजेंटेशन भी दी, करके दिखाया, अमली डिज़ाइन बना के दिखाया कि ऐसे होगा, ऐसे चलेगा। अब डिज़ाइन बन गया, लॉजिकल भी हो गया और फिजिकल हार्डवेयर भी थी, उनको अमली बताया कि ये चीज़ें हमने खरीदनी है जो आनी है। ये रिपोर्ट पेश हो गई। आगे मैं लिखता हूँ आपको कि रिपोर्ट्स, हम थोड़ी यहाँ आ जाते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट चल रहा है हमारा, हम यहाँ इसको रेस करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करें। अब आ गई हमारी जी रिपोर्ट्स, किसकी, लॉजिकल डिज़ाइन की और फिजिकल डिज़ाइन की हम रिपोर्ट बनाएंगे अब, जो हमने हायर मैनेजमेंट को पेश की है रिपोर्ट। ये टॉपिक वाइज टॉपिक हम चल रहे हैं, हम पेज नंबर 20 के लास्ट पैराग्राफ पे इस वक्त हैं हम। ठीक है, तो ए डिटेल रिपोर्ट ऑन लॉजिकल फिजिकल डिज़ाइन इज टू बी सबमिटेड टू द हायर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद सम सॉर्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन भी दिखानी हुई, जैसे मैंने बोला भी, एक्सप्लेनिंग देम द डिटेल ऑफ द प्रपोज, कि हम सिस्टम जो लगा रहे हैं उसको कैसे काम करेगा, हमने पूरी इसकी शक्ल दिखा दी। अब जो अगला रिपोर्ट बनने के बाद जो अगला स्टेप है वो है जो सबसे अहम स्टेप आता है, जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम कोडिंग कैसे करेंगे, उसका कोड कैसे जनरेट करें, किस सॉफ्टवेयर में कोड बनाया जाएगा उसका, और क्या कोड को बनाना। अब कोड एक बनाना, डिज़ाइन बन चुका है और फिजियोलॉजिकल फिजिकली सब उसकी बात समझ। अब उसको हम उसका कोड बनाना जो सबसे मुश्किल काम है, जो कि कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स ने इसको बनाना, कोड बनाना होता है, जो कि सॉफ्टवेयर को स्टार्ट से एंड तक चलाना, शो करवाना कंप्यूटर के अंदर, कोड बन के चला के उसको दिखाना, उसके स्टेप्स हैं, कोडिंग होगी। इज द कोर एरिया ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट, ये बड़ा अहम हिस्सा है। क्या समझे, कोर से मुराद कमर, जैसे रीढ़ की हड्डी, इस तरह से ये लिया जाएगा सिस्टम के अंदर। तो हमारे प्रोग्राम में कोडिंग रीढ़ की हड्डी की तरह से। इट कंसिस्ट ऑफ राइटिंग द सेगमेंट एंड प्रोग्राम्स। अब उसमें हम छोटे प्रोग्राम्स के छोटे टुकड़े बना लेंगे या पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, उसको हम डिपेंड करता है किस तरह, तो पार्ट्स वाइज उसको करेंगे या पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, विच विल बी कपल्ड टुगेदर इन द शेप ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम। पहले हम उसके पार्ट्स बनाएंगे, फिर इकट्ठा कर लेंगे, एक पूरा सिस्टम बना देंगे। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिल्कुल, एफर्ट एंड बजट, उसके लिए बजट, लोग बहुत सारे प्रोग्रामर्स हायर करने पड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, टाइम भी चाहिए, है जी, वर्केबल सिस्टम चाहिए, द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, उसके प्रोग्राम का उसकी डिटेल आएगी सारी, उसका एल्गोरिदम बनेगा, फिर उसका फ्लो चार्ट बनेगा, आर गिवन टू द, ये सारे, यानी ये तो बन चुके हैं, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम तो बन चुके हैं। अब हम इस फ्लो चार्ट को प्रोवाइड करेंगे, हम उसको प्रोवाइड करें। द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट आर गिवन टू द प्रोग्राम, उसको दे दिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दे दिए जाएंगे कि भी उसकी कोडिंग करे, उसका कोड बनाए। द रिक्वायर, हमारा जो प्रोग्राम हमें जो चाहिए उसका कोड बनाओ। ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स होंगे ऑलरेडी रिटन, कुछ प्रोग्राम हमने पहले से जो काम है वो भी उसको दे दिया जाएगा, भाई हमें ऐसा आइडिया चाहिए, ऐसा काम चाहिए। कैन आल्सो बी यूज एंड एम्बेडेड इन द सिस्टम टू सेव टाइम। अब हम
तमाम चीज़ें जो हमारे पास थी वो सब उसको दे दी। आप जनाब प्रोग्रामर ने कोडिंग शुरू कर दी। ये कोडिंग का स्टेप हो गया। अब इसमें काफ़ी टाइम लगने के बाद जब हमारी कोडिंग जनरेट हो गई तो हम उसको टेस्ट करेंगे। अब कोडिंग को टेस्ट करें, क्या वाकई प्रोग्राम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमारा अगला स्टेप है कोडिंग के बाद हम इसको एक एरो से शो कर देते हैं, टेस्टिंग। जी, टेस्ट जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो बार बार टेस्ट करते हैं जब तक हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, तो हम टेस्ट करते रहेंगे टेस्ट। उसमें गलतियां निकलेंगी, कुछ हमारी जो है वो हमारे सिंटैक्स एरर निकलेंगे, कोई लॉजिकल एरर्स निकलेंगे और इस तरह के बहुत सारे एरर्स निकलेंगे प्रोग्राम्स, वो सब हम करते रहेंगे ताकि टेस्ट हमारा मुकम्मल हो जाए। हैविंग प्रॉपर हार्डवेयर रिक्वायर्ड, जब हार्डवेयर भी ले लिया आपने प्रोग्राम, अब उसको हम दो स्टेजेस में, अब जो टेस्ट करना है उसकी भी दो स्टेजेस हैं। पहले हम करेंगे यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इसलिए कि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम तमाम लिहाज से परफेक्ट है, तो यूनिट टेस्टिंग होगी और फिर उसकी सिस्टम टेस्टिंग होगी। पहले हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे इस प्रोग्राम की जो हमने बनाया है। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स प्रोग्राम्स कैन बी टेस्टेड यूजिंग टेस्ट सैम्पल। जो हमने सैम्पल डाटा, हमने वो डाटा नहीं लिया जो कंपनी का सिस्टम है, हमने सैम्पल डाटा रखकर कोई फर्जी डाटा लेकर उसको टेस्ट कर लिया। ये सैम्पलिंग टेस्टर कह सकते हैं। और यूनिट टेस्टिंग जब होने के बाद हम सिस्टम टेस्टिंग पे आ जाएंगे। अब हम पूरे प्रोग्राम पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर उसको हम टेस्ट करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग, कि जो हमारे सिस्टम में उसने चलना है। अब आगे सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग में इस पार्ट के अंदर मॉड्यूल्स आर लिंक्ड टू, अब हम जितने हमने छोटे पार्ट्स बनाए थे हम सबको इकट्ठा कर लेंगे टू टेस्ट देयर वर्क एबिलिटी, यानी उनके काम करने की ताकत या वर्किंग एज ए वन सिस्टम। अब पूरे जो हमने सेगमेंट बनाए थे अलग अलग छोटे प्रोग्राम्स को बनाकर टेस्ट किए थे, अब उनको सबको इकट्ठा करके टेस्ट करेंगे। और एक्चुअल डाटा में भी यूज, उसके लिए हम सही टेस्ट डाटा जो हमारी कंपनी है, जो हमारी मिल है, जहां हमने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको भी चेक करेंगे इसके ऊपर। To do the system testing and at the same time and erroneous data can also be used to check whether the system fails. अब हम पूरा इकट्ठा डाटा हर काम को पूरा एनवायरनमेंट में चला के देख लेंगे कि जो जो चुकर हमारी सारी थी वो सारी हमने इम्प्लीमेंट कर दी। टेस्ट करके अब हमने देखना है क्या वाकई ये सारा काम मुकम्मल हो रहा है, सारे सेगमेंट को ज्वाइन करके एक मुकम्मल काम जो एंड में हमें चाहिए वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट सिस्टम पास ऑल द टेस्ट। अब सिस्टम सारा काम मुकम्मल कर देता है, कोडिंग सही हुई है, फ्लोचार्ट सही बना है, डिज़ाइन सही बना हुआ है, काम सही हुआ है, और तो फिर हमारा सारा का सारा जो सिस्टम में जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी अपलोड हो जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। वी कैन इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑन द सर्वर। अब हम सर्वर में इसको इंस्टॉल कर देंगे सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर क्लाइंट्स कैन यूज। अब हमारा काम मुकम्मल हो गया। हमने बार बार टेस्ट किया, सेगमेंट वाइज किया, इकट्ठा करके किया, उसके एनवायरनमेंट में चला के देखा, फिर उसको हमने सर्वर में इंस्टॉल कर दिया और कंपनी के हवाले कर दिया। तो ये था जी हमारा सिस्टम टेस्टिंग। अब हमारा काम अगला स्टेप आ रहा है, अब हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन में आना है। अब जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है एनवायरनमेंट, इसके भी 3 स्टेप्स हैं, बल्कि इसके डायरेक्ट, पैरेलल, फेज और पायलट, ये 4 स्टेप में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। पहले इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ लेते हैं। जी, पहली बात इम्प्लीमेंटेशन। जी, इसकी है इम्प्लीमेंटेशन। दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा फाइल्स और डाटा टू द न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट सर्वर, जिसके ऊपर हमने इंस्टॉल करना है। यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर आल्सो ट्रेन, उनको ट्रेन करना है, उनको समझाना है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसको अपने कैसे इस्तेमाल करना है। इन दिस फेज ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो उसमें पहला स्टेप है डायरेक्ट, पहला मेथड हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये 4 मेथड हैं, हम पहला देते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जी, इसमें क्या है, इसमें हम यूजर क्या करता है, स्टार्ट यूजर न्यू सिस्टम राइट अवे एंड स्टॉप वर्किंग ऑन द ओल्ड, कि आप पुराना सिस्टम सारा बंद करें, नया सिस्टम इंस्टॉल किया, चले जी काम शुरू। इसके अंदर कुछ मसाइल आ सकते हैं, हो सकता है कि हमारा पुराना सिस्टम है किसी हद तक हेल्प कर रहा हो, हमें उसकी ज़रूरत हो और वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा हो, न्यू सिस्टम एकदम से इतना अच्छा काम ना करे और यूज क्लाइंट्स इतने सेटिस्फाइड ना हो। पैरेलल, ये एक सिस्टम है। सेकंड मेथड है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। ये 7, इसमें क्या है जी, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन।
इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम दोनों प्रोग्राम्स एक टाइम में चलाते हैं। पुराना वाला भी चला रहे हैं, नए पुराने की कमियों को सामने रखते हुए नए को चला रहे हैं, और पुराना हमें गाइड कर रहा है नए को कैसे, यानी हमें क्या क्या काम करते थे पुराने में, तो यूजर्स या हमारे क्लाइंट्स या हमारे जो हमारे एम्प्लॉय हैं जो काम करें उनको सहूलियत हो सकती है कि वो पहले काम करते रहे। तो ये है पहला। यूजिंग दिस अप्रोच द न्यू एंड ओल्ड सिस्टम आर यूज साइड बाय साइड अंटिल इट इज फेल्ट दैट अब हमें जब तक कि हमें हाँ यार अब पुराने की जरूरत नहीं है, चले इसको खत्म करें, नए सिस्टम को फुली इसको इंस्टॉल या इसको प्रपोज कर दें या इसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये सिस्टम भी चलता है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी है। थर्ड मेथड में हम क्या ट्राई करते हैं कि जी फेज इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फेज इम्प्लीमेंटेशन के नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। फेज इम्प्लीमेंटेशन क्या है जी, कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं, फेज बना देते हैं उसके, इकट्ठा नहीं करते बल्कि एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप पढ़ लेते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, इस अप्रोच में पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर इंप्लीमेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंटिल द होल, पहला थोड़ा फिर थोड़ा और आखिर में मुकम्मल सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, आगे है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट वन है जी पायलट इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर हम करते तो इकट्ठा ही हैं, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हम दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलाउ अस टू इम्प्लीमेंट द कंप्लीट सिस्टम, सारा सिस्टम लगाएं, बट लेकिन टू ए सिलेक्टेड ग्रुप, कुछ खास लोग जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, जो पुराना काम को जानते हैं, सॉफ्टवेयर को, उनको हम पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको देते हैं आप ये पहले काम कर लें, फिर हम नए यूजर्स को बाद इसके ऊपर, यानी वो लोग 10-15 का ग्रुप या जितने भी लोग ग्रुप वो काम अच्छा जानता है उनको दे दिया, उनके लिए सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर हार्डवेयर में उसको इंस्टॉल कर दिया, उनसे कहा जी आप तो काम शुरू कर दें और बाद में हम दूसरों को आप ट्रेन कर दीजिएगा। सो यूजर और सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स को दे देना, पूरे कंपनी में अप्लाई ना करना, यह है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। आगे जी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ये तो था इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, आगे आ रहा है हमारा यूजर्स ट्रेनिंग, कि जो उसके यूजर है उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। भाई उन्होंने सॉफ्टवेयर को चलाना है तो अगर तो वो चलाना जानेंगे तो उससे फायदा उठाएंगे, अगर वो चलाना नहीं जानेंगे, नहीं जानते तो वो फायदा नहीं उठा सकते, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो अगला स्टेप आ रहा है जी यूजर्स ट्रेनिंग। यूजर्स ट्रेनिंग, जो उसके यूजर हैं उस प्रोग्राम के, उनको उसको चलाने का तरीका आना चाहिए। इन्वॉल्विंग द यूजर इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एश्योरिंग देयर प्रॉपर ट्रेनिंग इज वेरी मच एसेंशियल। ये बहुत जरूरी चीज है कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनको समझ आए कि काम करना कैसे है। थ्रू द सिस्टम डिजाइन एक्टिविटी, जब तक हमें सारा काम करें उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहे, जो जो काम हुआ उनको साथ साथ समझाना, या मुकम्मल होने के बाद पहले उनको पूरा समझाना, फिर इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टूल्स आर यूज टू डू सो। इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हम मैनुअल बनाएंगे, अभी आपने कैसे इस्तेमाल करें, एक बुकलेट बना के इनको दे दी, आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, या वीडियो लेक्चर पे समझाया, सबको इकट्ठा करके बुलाया, वीडियो पे लेक्चर पे सारा डेमो करके दिखाया, डेमोस्ट्रेशन दी कि ये स्टेप होगा, ऐसे होगा, आपने ऐसे इस्तेमाल करना, आपको ये एरर आएंगे, सारी बातें उनको एक्सप्लेन करनी, वीडियो या सीडी दे दी उनको, और लेक्चर्स या डेली उनके लेक्चर रखे, ताकि सारे सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका सिखा दिया। और दिस ट्रेनिंग में बी कंडक्टेड इन हाउस या और में बी ये कंडक्टेड आउट, यानी आप इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे प्लान करते हैं। आप कंपनी वाले हैं, आपको पता है कि हमारे एम्प्लॉइज डेली आते हैं, 1 घंटे की क्लास रख लें उनके लिए, या उनको एक ही क्लास के अंदर सारा समझा दें, या उनको टाइम टू टाइम समझाते रहे जितनी रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारा हो गया जी यूजर्स ट्रेनिंग। इसके बाद लास्ट स्टेप है जी हमारे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कि हम क्या करते हैं कि हम इसको मेंटेनेंस करते हैं, सॉफ्टवेयर की, इस प्रोग्राम की, सिस्टम की हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। जब एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अंदर बेहतरी की जरूरत करनी होती है, तो उसको हम मेंटेन भी करते हैं, उसकी हम मेंटेनेंस करते हैं। ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हम क्या चाह रहे थे और ये क्या हुआ, कुछ ज़रूर फ़र्क होगा और कुछ कमियां होंगी, कुछ ज़रूर बेहतरी की जरूरत हो सकती होगी, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेंटेन भी करते हैं। तो प्रोग्रामर्स जो हैं वो जाकर कंपनियों में बाकायदा उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है,
वो 1 साल 2 साल तक उनको जाकर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, और जो कमी आती है, जो कोई मसाइल आती है, या सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम, तो जाकर उसको अपडेट भी करते रहते हैं, मेंटेन भी करते रहते हैं। तो ये उनके जॉब ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस के प्रोग्रामर की जॉब का हिस्सा है कि उसने उसको मेंटेन भी करना है और अपडेट भी करना है। तो द लास्ट फेज, एडजस्ट एंड इम्प्रूव द सिस्टम बाय कंसिडरिंग द यूजर्स, एवेल्यूएशन करनी और उनकी इन्हेंसमेंट, बेहतरी करनी बेस्ड ऑन देयर ड्यू रिकमेंडेशन, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही होता है। ऑफ कोर्स वो हमें कहते हैं जी आप आएँ तो हम जाते हैं। इन दिस फेज द ड्यू मेंटेनेंस एंड हेल्प इज आल्सो प्रोवाइड टू द यूजर्स अगेंस्ट देयर क्यूरीज, उनकी जो क्वेश्चन होते हैं, जो उनको क्यूरीज कहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी एम्बिग्यूटीज या जो मसाइल पैदा हो रहे होते हैं उनको हल करना, तो ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो ये था जी हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हो गया है, और ये था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा किया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज और इसके पास पेपर से इसका रिव्यू भी करवा दूंगा कि भी हमारे इसमें कौन से इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। इंशाल्लाह उस क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप इसका फीडबैक भी हमें देंगे। जज़ाक।